नमस्कार। आज है जनवरी की 15 तारीख, दिन रविवार। बिहार की खबरों के साथ मैं हूं पंकज प्रियदर्शी। सुनते हैं पहले मुख्य समाचार। बिहार के पूर्व पुलिस महानिदेशक डीजीपी एसके सिंघल केंद्रीय चयन परिषद के अध्यक्ष बनेंगे। उनका कार्यकाल 20 जनवरी के बाद शुरू होगा। पूरा बिहार एक बार फिर से कड़ाके की ठंड के चपेट में। 16 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक बिहार में तापमान भारी गिरावट की आशंका है। टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने शनिवार को राजधानी पटना और उत्तर बिहार के मुजफ्फरपुर शहर में जियो के 5G सेवा लॉन्च कर दिया। अब समाचार विस्तार से। राज्य के पूर्व पुलिस महानिदेशक डीजीपी एसके सिंघल केंद्रीय चयन परिषद के अध्यक्ष बनेंगे। उनका कार्यकाल 20 जनवरी के बाद शुरू होगा। सेवानिवृत्ति के महज एक माह के अंदर नीतीश सरकार ने पूर्व डीजीपी को बड़ा तोहफा दिया है। जैसा कि पता है कि के.एस. सिंघल द्विवेदी का कार्यकाल 20 जनवरी तक है। के.एस. द्विवेदी वर्तमान में केंद्रीय चयन परिषद के अध्यक्ष हैं। बिहार पुलिस के सिपाही भर्ती केंद्रीय चयन परिषद द्वारा किया जाता है। अधिसूचना जारी कर दी गई है। चर्चा है कि एस.के. सिंघल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पसंद है। राज्य भर का मौसम 16 जनवरी से फिर करवट लेगा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने पूर्वानुमान में कहा है कि 16 से 18 जनवरी तक सुबह में कड़ाके की ठंड का अलर्ट है। राज्य भर में दिन और रात के तापमान में भारी गिरावट आ सकती है। न्यूनतम और अधिकतम तापमान में संभावित बड़ी गिरावट से राज्य के कई जिले 20 जनवरी तक शीतलहर के प्रभाव में रह सकते हैं। कहीं कहीं ठंड का प्रभाव उसके बाद भी बना रहेगा। मध्य बिहार और दक्षिण बिहार में हवा का प्रवाह अधिक रहने से कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। इस बार ठंड की अनुभूति दर्ज तापमान से भी अधिक हो सकती है। इससे पहले 15 जनवरी को कुछ जगहों पर मध्यम से घने कोहरे की स्थिति रह सकती है। मौसम विभाग के निदेशक विवेक सिन्हा ने विशेष मौसम परामर्श जारी किया है। उन्होंने अपने परामर्श में अधिकतर जिलों में औसत न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट की संभावना बताई है। न्यूनतम तापमान 4 से 6 डिग्री के बीच आ सकता है। वहीं मौजूदा अधिकतम तापमान गिरकर 14 से 20 डिग्री के बीच में रह सकता है। मौसम के आने वाले बदलाव का असर मनुष्य के साथ साथ पशु और फसलों पर भी पड़ सकता है। अभी राज्य भर में दिन का औसत तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच है, जबकि राज्य का रात का तापमान 8 से 12 डिग्री के बीच है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश पहाड़ से बर्फ से लदक गए हैं। इससे मैदानी इलाकों में चल रही बर्फीली हवा ने ठंड का प्रकोप फिर से बढ़ा दिया है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में शीतलहर की चेतावनी जारी की है। श्रीनगर के बाहरी इलाके में भारी हिमपात के बाद पहाड़ी के रास्ते भी बर्फ से ढक गए हैं। पिछले 2 दिनों में राज्य भर में मौसम में सुधार आया था। कोहरे में कमी से शनिवार को तेज धूप महसूस हुई। पटना सहित राज्य के कई शहरों में शनिवार को दिन भर धूप निकली रही। शनिवार को पटना, गया, नवादा, औरंगाबाद, शेखपुरा और डेहरी से अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस की खबर है। शेखपुरा में अधिकतम तापमान 27.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सहरसा के अगनवारपुर में 18.5 डिग्री को छोड़कर राज्य के लगभग सभी शहरों का अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा। मौसम विभाग के महानिदेशक विवेक सिन्हा ने बताया है कि शीतलहर का यह दौर ठंडी आर्कटिक उत्तर पश्चिमी जेट स्ट्रीम के संचलन से जुड़ा हुआ है, जो उत्तर भारत से होकर गुजर रहा है। इसका असर 4-5 दिनों तक पूरे राज्य भर में दिखेगा। मौसम विभाग की ताज़ा स्थिति को देखते हुए 16 से 20 तक लोगों की उचित सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। वहीं दूसरी ओर शनिवार को मौसम में सुधार को देखते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने पटना के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को सुबह 9:30 से 2:30 के बीच संचालित करने की अनुमति दी है। जिलाधिकारी द्वारा जारी की गई आदेश में कहा गया है कि शनिवार को मौसम में सुधार हुआ है, लेकिन ठंड का प्रकोप नहीं गया है। इसके लिए शैक्षणिक गतिविधियों को सुबह 9:30 से संचालित करने की अनुमति दी जाती है। जिलाधिकारी ने इससे पहले आदेश जारी कर 14 जनवरी तक सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को बंद करने की आदेश जारी की थी। टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने शनिवार को राजधानी पटना और उत्तर बिहार के मुजफ्फरपुर शहर में जियो की 5G सेवा लॉन्च कर दिया। इससे पहले पटना शहरी क्षेत्र के पटना साहिब से
दानापुर और मुजफ्फरपुर के शहरी क्षेत्र के लोग जियो 5G सेवा का आनंद उठा पाएंगे। इसके साथ ही जियो शुरुआत में अपने वेलकम ऑफर के तहत उपभोक्ताओं को आमंत्रित करेगा। 5G सेवाओं का आनंद वैसे जियो उपभोक्ता उठा सकेंगे जिनके पास 5G का स्मार्टफोन है और न्यूनतम 239 रुपया या उससे अधिक का रिचार्ज कराते हैं। ऐसे उपभोक्ताओं को वेलकम ऑफर का मैसेज जाएगा। इसके बाद उपभोक्ता अपने माई जियो ऐप में जाकर 5G सेवा को एक्टिवेट कर सकते हैं। वहीं उपभोक्ता का 4G सिम कार्ड भी ऐप के जरिए 5G में बदला जा सकता है। उपभोक्ताओं को बिना किसी अतिरिक्त लागत के 5G सेवा इस्तेमाल करने के लिए GPSC का स्पीड मिलेगा। अनलिमिटेड 5G डेटा भी मिलेगा। लॉन्चिंग पर जियो के प्रवक्ता ने बताया कि जियो 5G सेवाओं के लॉन्च के साथ ही क्षेत्र के उपभोक्ताओं को सबसे अच्छा दूरसंचार नेटवर्क मिलेगा। ई गवर्नेंस, शिक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हेल्थ केयर, कृषि, IT के क्षेत्र में भी विकास की सुनिश्चितता होगी। वरिष्ठ समाजवादी नेता शरद यादव का शनिवार को मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले के उनके पैतृक गांव में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री का अंतिम संस्कार शाम करीब 5 बजे उनके पुत्र संदाबंधु बुंदेला और पुत्री सुशभानी ने उनके पैतृक गांव खमऊ में किया। जालंधर से कांग्रेस सांसद संतोष सिंह चौधरी का भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिल का दौरा पड़ने से शनिवार को निधन हो गया। इसके बाद यात्रा 24 घंटे के लिए रोक दी गई। 76 वर्षीय चौधरी के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित राजनीतिक दलों के नेताओं ने शोक व्यक्त किया। दलित नेता संतोष चौधरी नेताओं के एक परिवार से संबंध रखते थे। उनके पिता मास्टर गुरबंता सिंह एक दलित नेता, शिक्षावाद एवं पंजाब के पूर्व कृषि मंत्री थे। संतोष चौधरी के बड़े भाई चौधरी जगजीत सिंह स्थानीय निकाय मंत्री थे। चौधरी के बेटे विक्रमजीत फिल्लौर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक हैं। उत्तर बिहार में बाढ़ को रोकने के उपाय सुझाने के लिए विशेष समिति का गठन किया गया है। केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष RK जैन की अध्यक्षता में यह समिति बनी है। समिति बाढ़ प्रभावित क्षेत्र की वर्ष 1984 से लेकर 2019 तक सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों का अध्ययन करेगी ताकि यहाँ की नदियों में आने वाली बाढ़ से होने वाली क्षति को कम करने के लिए पहल की जा सकेगी। केंद्रीय जल आयोग के निर्देशक पर बिहार के जल संसाधन विभाग ने नुकसान का अध्ययन किया गया है। इसके तहत मुताबिक सिर्फ मुजफ्फरपुर के गुजरने वाली आधा दर्जन नदियों की वजह से 16 में से 9 प्रखंडों के लोगों के 4 माह तक रोजगार छिन जाता है। हजारों के बच्चों की पढ़ाई बाधित हो जाती है। हजारों एकड़ की फसल बर्बाद हो जाता है। विभाग के अनुसार यहाँ से गुजरने वाली प्रत्येक नदियों की ढलान बेहद तीखी है, यानी पानी को रोकना संभव ही नहीं है। साथ ही नदियों की जल व वाहन क्षमता के भी बेहद कम है, जिसके कारण अधिक पानी आने से पूरे इलाके में फैल जाता है। विभाग ने केंद्रीय जल आयोग को जो रिपोर्ट दी है उसका निष्कर्ष यही है कि यह बाढ़ की समस्या पर तो काबू नहीं पाया जा सकता, पर इससे होने वाली क्षति को कम किया जा सकता है। भाजपा के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष सह पूर्व विधायक राजीव रंजन रविवार को प्रदेश जदयू कार्यालय में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के समक्ष अपने समर्थकों के साथ जदयू में शामिल होंगे। उक्त जानकारी आशीष कुमार पप्पू ने दी है। श्री पप्पू ने कहा कि इधर हाल के दिनों में भाजपा अपने उद्देश्य से पूरी तरह से भटक चुकी है। इसके पार्टी के कार्यकर्ताओं को उचित सम्मान मान नहीं मिल रहा है। राजद के प्रदेश महासचिव भाई अरुण कुमार और मनोज यादव ने संयुक्त प्रेस बयान जारी कर कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा 15 से 16 वर्ष पूर्व में हुई रेल में नियुक्ति के मामले को लेकर राजनीतिक रूप से राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद को फंसाने की साजिश के तहत लोकसभा के होने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए केस चलाने की अनुमति दी है। राजद का मानना है कि केंद्र सरकार की देश में भूखमरी, बेरोजगारी एवं महंगाई से ध्यान भटकाने को समय समय पर यह काम करते रहती है। बिहार कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा फिर 16 जनवरी को खगड़िया से शुरू होगी। यह यात्रा खगड़िया, बेगूसराय, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी से होते हुए सीतामढ़ी में 24 जनवरी को विराम लगेगी। इस यात्रा में बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास, प्रदेश डॉक्टर अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह आदि शामिल होंगे। सभी सहकारी बैंक राज्य में 31 जनवरी को मेगा ऋण वितरण कैंप का आयोजन करेंगे। ऋण वितरण के लिए बैंक के इसके लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इस कैंप में KCC डेयरी, सब्जी उत्पादन समेत अन्य क्षेत्रों में स्वरोजगार शुरू करने के लिए ऋण मुहैया कराने जाएंगे। इस मामले को लेकर सहयोग समितियां संयुक्त निदेशक शशि शेखर सिंह ने सभी जिला केंद्र सहकारी बैंक के प्रबंधन निदेशक को पत्र लिखा है।
उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत विभिन्न संस्थाओं में 5 वर्षों से अधिक अवधि से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित 81 डॉक्टरों को शुक्रवार को कैबिनेट ने बर्खास्त किया है। ऐसे बाकी बचे सैकड़ों डॉक्टरों पर भी कार्रवाई की जाएगी। कर्तव्य में कोताही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, उन्हें तन मन से सेवा करनी चाहिए, न कि अनधिकृत रूप से गायब रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि विगत 5 वर्षों से अधिक समय तक बिहार का यही स्वास्थ्य विभाग बीजेपी ने संभाली थी। राज्य के विभिन्न संस्थानों में अनधिकृत रूप से 705 चिकित्सक अनुपस्थित हैं। 14 दिसंबर 2022 को प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से उन सभी चिकित्सकों से स्पष्टीकरण की मांग की गई थी। उनमें से 404 चिकित्सा पदाधिकारी की ओर से स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया था। विभाग ने दूसरा 4 नवंबर 2022 को प्रेस विज्ञप्ति से स्पष्टीकरण मांगी थी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि 64 चिकित्सा 5 वर्षों से अधिक समय से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। इसलिए इन चिकित्सकों की सेवा बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया। कैबिनेट के निर्णय के बाद स्वास्थ्य विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार में से 5 सेक्टर चिन्हित किए गए हैं जिनमें जीएसटी की सबसे ज़्यादा गड़बड़ी होती है। ये कोचिंग संस्थान, आयरन, मेडिसिन, पान मसाला और विभिन्न क्षेत्रों में ठेके का काम करने वाले वर्ग, कॉन्ट्रैक्टर या कंपनियां हैं। केंद्रीय जीएसटी महकमा द्वारा इन सेक्टर के व्यापारियों की सूची तैयार करके इनके स्तर पर जमा कराए गए टैक्स और वास्तविक टैक्स प्रारूप का मिलान करेगा। इनके टैक्स की ऑडिट की जाएगी। इससे स्पष्ट होगा कि इन पर जितना टैक्स बनता है वो उतना की जमा कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा आयरन, मेडिसिन, पान मसाला, कपड़ा एवं रेडीमेड गारमेंट्स जैसे क्षेत्रों में जुड़े व्यापारियों के स्तर पर लिए जाने वाले इनपुट क्रेडिट टैक्स आईटीसी की भी जांच की जाएगी। हाल के दिनों में दर्जनों व्यापारियों के यहाँ हुई जांच में यह बात सामने आई है कि गलत या बिल फर्जी जमा करके लाखों या करोड़ों रुपये की आईटी के रूप में लाभ लेते हैं। कुछ व्यापारी तो जितना टैक्स देते हैं उससे अधिक आईटीसी मद में लाभ प्राप्त कर लेते हैं। सघन जांच की यह प्रक्रिया कुछ हर क्षेत्र के बड़े व्यापारियों के यहाँ से शुरू होगी। पिछले 6 महीनों के दौरान राज्य भर में 40 से अधिक व्यापारियों से ठिकाने या व्यावसायिक प्रतिष्ठान की जांच हो चुकी है। इनमें से 35 करोड़ रुपये से अधिक की टैक्स गड़बड़ी पकड़ी जा चुकी है। पटना के अलावा मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा, गया, औरंगाबाद, सुपौल, पूर्णिया समेत अन्य शहरों में मौजूद व्यापारियों के स्तर से दिए जाने वाले टैक्स की जांच की जाएगी। नौबतपुर धोबिया कलापुर गांव में पारिवारिक कलह से परेशान होकर 17 वर्षीय किशोर ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद परिजन उसे बिहटा स्थित अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। किशोर अखिलेश यादव का पुत्र जयविंद्र कुमार 17 वर्षीय था। राजस्थान के दिलवासना में चल रहे 44वें राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल प्रतियोगिता में बिहार ने ग्रुप बी में 5 में से 3 मुकाबले जीत लिए। ग्रुप में कुछ 6 टीमें शामिल हैं। बिहार हैंडबॉल संघ के सचिव ब्रजेश किशोर शर्मा ने बताया है कि बिहार के 2 मैचों में हार का सामना करना पड़ा। बिहार को हरियाणा ने 23-17 और पंजाब ने 17-13 से पराजित किया, लेकिन बिहार की बालिकाओं ने दमन एंड दीव को 29-20-9 से, दादर नगर हवेली को 18-14 से और केरल को 11-3 से पराजित किया। पहले 2 मैचों में जीत का स्वाद नहीं चख सकी 2 टीमें। बिहार और चंडीगढ़ की टीमें रविवार को अंडर 25 सीके नायडू ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट में अपने तीसरे मुकाबले में जीत की तलाश में उतरेगी। मोइनुल हक स्टेडियम में ग्रुप ए के इस 4 दिवसीय मैच में बिहार के लिए सीजन की पहली जीत के अलावा चंडीगढ़ के खिलाफ 3 सत्र पहले मिली हार का बदला लेने का मुख्य लक्ष्य होगा। बिहार को पटना में खेले गए पहले मुकाबले में जहां छत्तीसगढ़ के खिलाफ 1 पारी और 61 रन से हार का सामना करना पड़ा था, वहीं गोवा के खिलाफ दूसरे मैच ड्रॉ हुआ था। इसी के साथ समाचार का यह बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।